हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। तो लेखपाल की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह वाटरी प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह जो है वो वाटरी प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और हो सकता है, आपसे पूछे कि नीला ग्रह किसको कहते हैं, माफ करिए, नीला ग्रह किसको कहते हैं। तो आप बताएंगे कि नीला ग्रह भी पृथ्वी को कहते हैं, यानी अर्थ को कहते हैं। नीला ग्रह इसको क्यों कहते हैं या वाटरी प्लैनेट, तो जल की अधिकता के कारण ही इसे वाटरी प्लैनेट और नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कितने वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। एक पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये है कि अगर आपसे पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का गठन, तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 124 के तहत ही सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। अब उच्चतम न्यायालय में अगर पूरी तरीके से बात करें तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है, तो उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है इस क्वेश्चन से संबंधित कि सर्वोच्च न्यायालय का किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात 124 के तहत की गई है। और दूसरा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है या उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, मसाई किस देश की जनजाति है। तो मसाई केन्या देश की जनजाति है। और ये जो क्वेश्चन है मसाई किस देश की, ये जनजाति से संबंधित है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन के आगे वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा। तो दिल्ली सल्तनत अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत का जो काल था वो 1206 से 1526 के बीच में था। अब 1526 का जो बात करें तो ये जो समय है ये वो समय था जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से मुगल वंश की स्थापना हुई। तो अब आपसे पूछे कि इसका समय काल कितना है, तो 1206 से 1526 ईस्वी तक। आगे है क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है और इस घटना को उपसौर कहते हैं। यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उपसौर जिसके बारे में मैंने आपको बताया और एक होता है अपसौर। यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये दोनों चीज़ जान जाते हैं कि उपसौर और अपसौर क्या होता है। तो उपसौर जो होता है, उप का मतलब ही होता है समीप। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है सबसे कम न्यूनतम कब होती है, तो 3 जनवरी को। और अपसौर की घटना अगर हम बात करें तो ये होती है 4 जुलाई को। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल बन गए कि पृथ्वी से न्यूनतम दूरी तो उपसौर और अधिकतम दूरी की अगर बात करें तो 4 जुलाई को अपसौर इसको कहते हैं। आगे क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन है, मैकाल पर्वत किस राज्य में है। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ राज्य में है। मैं आपको बताऊं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीचों बीच है, यानी कौन सी पर्वत श्रृंखला, तो आप बताएंगे कि विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को विभाजित करती है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। यही विंध्य पर्वत श्रृंखला जब आगे बढ़ती है तो छत्तीसगढ़ में ये मैकाल पर्वत श्रृंखला का रूप लेती है, मैकाल पर्वत श्रृंखला का रूप धारण करती है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछूं कि मैकाल पर्वत श्रृंखला पर किस नदी का उद्गम होता है, तो आप बताएंगे कि मैकाल पर्वत श्रृंखला पर ही एक अमरकंटक की पहाड़ी है और अमरकंटक की पहाड़ी से ही सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है सोन नदी, नर्मदा नदी,
सोन नदी और नर्मदा नदी। अब इनमें से अगर आपसे पूछे कि दो क्वेश्चन आपके बन गए कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी होती है, तो पश्चिम की तरफ बहने वाली दो नदियां होती है, एक नर्मदा होती है और एक ताप्ती होती है, जो इम्पॉर्टेंट है। अब नर्मदा जो है अब पश्चिम की तरफ अगर बहेगी तो जाहिर सी बात है कि ये अरब सागर में, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम, तो आप बताएंगे नर्मदा। सोन नदी ये उत्तर की तरफ बहती है, उत्तर की तरफ बहेगी और आगे चलकर गंगा नदी में इसका संगम होता है। तो ये सारे फैक्ट जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे हम आपको बताते हैं कि हमारे सौरमंडल में अब किसकी गणना ग्रह के रूप में नहीं होती, तो प्लूटो की गणना। क्योंकि 2006 में प्लूटो की गणना अब हमारे अगर हम बात करें तो इसकी गणना 2006 के अनुसार सौरमंडल में जितने भी ग्रह थे उनमें से जो ये प्लूटो ग्रह होता है, ये प्लूटो ग्रह को इसकी मान्यता को ग्रह की श्रेणी से इसे निकाल करके इसे अलग श्रेणी में विभाजित कर दिया गया। अब इसे 2006 में यहाँ लिख देते हैं, 2006 में 2006 में IAU कि प्राग सम्मेलन में यह ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरे। कारण क्या था? पहला तो ये कि आकार में ये चंद्रमा से छोटा होना इनका एक कारण था। दूसरा कि इसकी कक्षा का जो वृत्ताकार नहीं होना, यानी इसकी जो कक्षा होती थी प्लूटो की, इसकी जो वृत्ताकार ये नहीं होती थी। हर ग्रह की अपना एक मापदंड है, उस मापदंड पर ये खरे नहीं उतर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये वरुण की कक्षा को काट रहा था। मतलब कि जितने हमारे 8-9 ग्रह थे तो उनमें से 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 ग्रह थे और ये 9वां जो था ये इसके ग्रह को काट रहा था, यानी इसकी कक्षा को। और कोई भी ग्रह किसी ग्रह की कक्षा को नहीं काट सकता। तो ये कुछ कारण थे जिसके वजह से अब इनको उठा करके ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। आगे हम आपको बताते हैं कि काला घोड़ा काला उत्सव किस शहर में आयोजित किया गया। तो काला घोड़ा कला उत्सव मुंबई शहर में आयोजित किया गया। अगर आपसे पूछे कि ये प्रवेश द्वार है, अगर भारत का प्रवेश द्वार की बात करें तो मुंबई जो है वो भारत का प्रवेश द्वार है। अगर यहाँ पर बात करें बंदरगाहों की तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है यही मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसके अलावा बहुत से अनुसंधान संस्थान भी मुंबई में अवस्थित हैं जो हमारे भारत के लिए और पूरे विश्व की तरफ से भारत का जो दृष्टिकोण है उसके नज़रिए से ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपसे पूछें कि आगे क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनाया, तो पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह को पल्लव राजाओं ने बनाया था। यद्यपि ये जो स्मारक समूह है ये स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश, तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम ऐसे बात करें तो ये हमारा पूर्व होता है, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछें तो भारत की अगर हम बात करें तो अगर हम पूरे अर्थ की बात करें अगर, तो ये हो गया हमारा पृथ्वी। अब पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच जो गुजरने वाली रेखा होती है इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है और भारत हमारा अवस्थित होता है इस जगह पर। अब अगर इस तरफ से देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि भारत उत्तरी और पूर्वी, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो आप बता सकते हैं कि ये उत्तर की दिशा है और इधर पूर्व की दिशा है। तो अगर भारत की स्थिति पूछे तो आप बताएंगे कि उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। अब उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। अब अगर आपसे पूछे कि भारत के उत्तरी छोर यानी इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश 37 डिग्री अक्षांश होता है। तो आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित
हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? तो हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, यानी किसी भी तरीके संप्रभुता, यानी यहाँ पर किसी भी तरीके का धर्म, कोई विशेष धर्म नहीं है, किसी राज्य का विशेष धर्म नहीं है। संप्रभुता यानी अगर पूरी शक्ति की बात करें तो वो हमारे जनता में यानी भारत के लोगों में निहित है। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग जो हैं, इसका मुख्यतः ये मतलब होता है कि शक्ति की अगर बात करें तो ये किसके हाथों में है, सत्ता किसके हाथों में है, तो प्रजा के हाथ में है, यानी इसे हम भारत के लोगों में, संप्रभुता की बात करें तो भारत के लोगों में निहित है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए जो लेखपाल की श्रृंखला से, लेखपाल के अतिरिक्त आपकी वनडे एग्जाम से, सुपर टेट एग्जाम से, हरियाणा टेट एग्जाम से और जितनी भी पात्रता परीक्षा होती हैं उनसे इम्पॉर्टेंट थे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।